बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम शहजाद सियाल है और आप देख रहे हैं मल्टी मैथमेटिक्स का चैनल। इस चैनल पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं अपलोड कर रहा हूँ, बिलखसूस एफएससी से रिलेटेड और 9th-10th हो गया, और इसी तरह से जो भी हायर अपर मैथमेटिक्स है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ सीएसएस जो है इसकी क्लास के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेक्चर कुछ अपलोड कर चुका हूँ, और ये मेरा ऑलमोस्ट कोई 7th-8th लेक्चर है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो सीएसएस के मोइज़ तलबा और तालबात, यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने डिस्कस करनी है जनरल एबिलिटी। आपको मालूम है कि जनरल एबिलिटी को थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है और ये सोचा जाता है कि शायद जनरल एबिलिटी जो है वो एक ज़रा मुश्किल सा काम है। तो मैं अपनी 12 वीडियो में ये बात 12 रिपीट कर चुका हूँ कि मतलब हमारे पास जो जनरल एबिलिटी है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस के ऊपर काम चलता है। क्वेश्चन उसने दिए हुए होते हैं, कुछ वहाँ बहरहाल टेक्निक्स होती हैं, तो टेक्निक्स भी आप लोगों ने सीख ली और कुछ सीखी हुई होंगी, कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आपने परेशान नहीं होना। बहरहाल मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए जितने भी जो पास्ट पेपर्स थे 2016 से ऑनवर्ड अभी तक चलते आ रहे हैं, तो मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट पेपर आएगा, वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर अगली वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें, और हमारा जो ताल्लुक़ है वो आपस में डियर स्टूडेंट्स चलता रहे। और इस वक्त इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अपना पास्ट पेपर 2019 का। तो डियर स्टूडेंट 2019 के हवाले से जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके A to D पार्ट मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और ये मैंने तमाम पेपर्स जो हैं 2016 के अलावा 17, 18 और 19 या 20 या जो भी आगे क्वेश्चन चलेंगे, तो उनमें मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन करके अपलोड किया जाए ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तवज्जो रखनी है और तवज्जो के साथ इसको समझना भी है और इसके ऊपर अमल भी करना है और देखना है कि किस तरीके से आप इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। तो ए पार्ट के देखते हैं कि क्या है जी हमारे पास। जी जनाब, एक बहुत सारी स्टेटमेंट हमारे पास आ चुकी है। इस स्टेटमेंट को देखते हैं। इस स्टेटमेंट में हमारे पास क्या चीज़ें आई हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, मोइज वाज ट्राइंग टू स्लीप एट वन नाइट बट देयर वाज टू मच नॉइज अराउंड हिम। अब ये तो वो वैसी बात बता रहा है कि मतलब मोइस जो है वो सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारा शोर मचा हुआ है। अब जो शोर मचा हुआ है वो किस किस चीज़ का शोर मचा हुआ है उस पॉइंट को हमने ज़रा देखना है। हिज क्लॉक, अब पॉइंट नोट कीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें शोर कर रही हैं, ये ज़रा नोट करना है आपने। हिज क्लॉक टिक्ड एवरी 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद वो टिक की आवाज़ निकालता है। ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि क्लॉक जो है वो हर 5 सेकेंड के बाद एक टिक की जो आवाज़ है वो देता है जी। इसी तरीके से उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास अ टैप डिपिंग एवरी 7 सेकेंड, यानी टैप जो है वो डिप करती है हर 7 सेकेंड के बाद। अब ये दूसरी चीज़ है जो शोर मचा रही है, क्योंकि वो रात का वक्त है और वो सोया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसके जो क्लॉक की टिक है वो भी सुनाई दे रही है और जो टैप की डिप है वो भी उसको सुनाई दे रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लॉक जो है वो हर 5 सेकेंड के बाद टिक करता है और टैप जो है वो हर 7 सेकेंड के बाद जो है वो डिप करती है। उसके बाद है जी अ पेट डॉग स्नोर्ड एवरी 12 सेकेंड, यानी वो जो
कुत्ता है वो कोई आवाज़ निकालता है हर 12 सेकंड के बाद। यानी अब ये तीनों चीज़ें एट ए टाइम अपना काम कर रही हैं। मतलब क्लॉक जो है वो 5 सेकंड बाद टिक कर रहा है, टैप 7 सेकंड के बाद डिप कर रही है, और डॉग जो है वो स्नोर हो रहा है हर 12 सेकंड के बाद। तीन चीज़ें हैं। He noticed on his clock that all three things happened together। तो यानी तीनों चीज़ें इकट्ठी रोनुमा होती हैं, तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, आधी रात के वक्त ये जो है वो तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो कहते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स के बाद, थ्री थिंग्स हैपन टुगेदर, दोबारा ये तीन चीज़ें इकट्ठी वो डिप करेंगी। अब वो ज़ाहिरी बात है सोने की कोशिश कर रहा है, उसने नोट कर लिया एक टाइम कि मतलब तीनों चीज़ें एट ए टाइम वो हैपन हुई। अब वो देखते हैं कि दोबारा ये तीनों चीज़ें कितने सेकंड के बाद इकट्ठी हैपन होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन पहले भी इस टाइप का हमारे पास रिपीट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे 2018 है गालिबन या 2017 है, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। तो आप लोगों ने उसी आइडिया के बिहाफ पर इस पे काम करना है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉक टिक एवरी 5 सेकेंड, उसके बाद टैप डिपिंग एवरी 7 सेकेंड्स, डॉग स्नोर्ड एवरी 12 सेकेंड्स, इसके बाद जी थ्री थिंग्स हैपन टुगेदर। तो तीनों चीज़ों के हैपन होने का जो वक्त है वो हम निकालने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने पॉइंट नोट करनी है कि मतलब अगर आपको तीन चीज़ें इस तरह से हो रही हैं तो आपने तीनों चीज़ों का जस्ट क्या लेना है, एलसीएम लेना है। वो जो एलसीएम है वही एक्चुअली उनका टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, जिसके बाद वो सारे इकट्ठे जो हैं वो अपना काम सर अंजाम देंगे। अब बच्चों ये 5, 7 और 12 का जो एलसीएम है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। बाकी 12, 7 और 5 का जो एलसीएम है वो लेना आपको आता है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो 420 सेकेंड जो है इसका आंसर आएगा। यानी जब मोइज ने तीनों के इकट्ठे हैपन होने का टाइम नोट किया तो उसके ठीक 420 सेकेंड के बाद तीनों चीज़ें दोबारा से हैपन होंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो उसने जस्ट टाइम पूछा था कि कितनी देर के बाद ये चीज़ें इकट्ठी हैपन होंगी। तो ये इसका आंसर था। इसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट अब हमारे पास शो हो चुका। देखिए इसमें मेरे पास लिखा हुआ है वन पाइप कैन फिल अ पूल 1.25 टाइम्स एज फास्ट एज सेकेंड पाइप। व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन्ड, जब दोनों पाइप इकट्ठे ओपन हो जाएं, दे कैन फिल द टैंक या द पूल इन 5 फॉल्स। यानी जब दोनों पाइप इकट्ठे ओपन हो जाएं तो वो 5 घंटे में उस पूल को फिल करते हैं। तो पॉइंट ज़रा नोट कीजिएगा, एक पाइप की जो स्पीड है वो दूसरे पाइप की निस्बत क्या है, 1.25 टाइम्स है। यानी एक पाइप दूसरे की निस्बत थोड़ा सा तेज़ है। अच्छा, अब वो ये लिखता है कि मतलब दोनों इकट्ठे अगर शुरू हो जाए तो मतलब पूल जो है वो 5 घंटे में फिल हो जाता है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द पूल, अगर हम पूल को भरना चाहें, इफ़ ओनली स्लोअर पाइप इज़ यूज्ड, अगर सिर्फ जो स्लोअर पाइप है यानी जो सेकंड पाइप है वो अगर चलता हो, उसी को चला दें तो फिर कितनी देर में पूल हमारा जो है वो फिलअप हो जाएगा। तो देखते हैं जी इसका आंसर। अब हमारे पास आंसर में पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है कि लेट ए इज़ 1.25 फास्टर पाइप ऑफ बी एंड बी इज़ द स्लोअर पाइप। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि ए इज़ वर्किंग फॉर 1 आवर। अगर ए की 1 घंटे की वर्किंग निकाली जाए तो दैट विल बी 1/a। इस पॉइंट को आप लोगों ने नोट करना है। वर्किंग को हमेशा रेसिप्रोकल लेकर लिखते हैं। 1
के साथ लिखते हैं ताकि 1 घंटे का हिसाब किताब हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे उसको यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी एज वर्किंग फॉर 1 आवर, ए की जो 1 घंटे की वर्किंग है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, 1/a है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास बी इज वर्किंग फॉर 1 आवर, वो क्या होगी, 1/b होगी। अब 1/a जो है वो 1.25 टाइम्स है 1/b का। तो बच्चों ये आप लोगों को गिवन कंडीशन है जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, तो वही किया कि जो b की वर्किंग है उसको अगर 1.25 से मल्टीप्लाई करें, यानी अगर b का काम 1.25 हो तब जाकर a का काम बनता है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं पूल फिल्ड इन 5 आवर्स व्हेन बोथ पाइप्स आर वर्किंग, मीन्स इसको लिखा जाएगा हमारे पास कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या होगा, 1/5 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 1/a को रिप्लेस कर देंगे 1.25/b से। तो ये जो ऊपर हमने रिलेशन बनाया हुआ है 1/a को उससे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखें ये मैंने यहाँ पे एरो बना दिया है और 1/a की जगह 1.25/b जो है मैंने रिप्लेस कर दिया है, जबकि 1/b अपनी जगह पर एज इट इज़ रहा। तो अब इसका मतलब है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, b आ जाएगा। और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे 1.25 प्लस 1, इसको जब ऐड करेंगे तो 2.25/b, जबकि राइट साइड पे 1/5 अपनी जगह पे वापस आ गया। अब हमें सिर्फ b की प्राइस चाहिए, b की वर्किंग चाहिए, तो हम देखते हैं कि b जो है वो कितना टाइम टेकअप करेगा। तो बच्चों हमने करना क्या है कि हमने दोनों तरफ, चूँकि हमें b की वर्किंग चाहिए तो इसलिए हम b को उल्टा देंगे, हम लिखेंगे b/2.25 इज इक्वल टू 5, बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लिया। अब 2.25 को इधर ले जाके आपने 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे b की वैल्यू आपको हासिल हो जाएगी, यानी 11.25 आवर्स, यानी अगर सिर्फ b वर्किंग कर रहा हो तो वो पूल को 11 आवर्स एंड 25 यानी 11.25 आवर्स के अंदर उसको क्या करेगा, फिलअप करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट था। इसके बाद देखते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। जी क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार फॉर 2 days इन 2018 वाज 264 रुपीज़, यानी 2018 में किसी भी कार को हायर करने के जो रेंट था, जो कॉस्ट थी वो 2.264 थी, विच वाज 20% मोर देन इन 2013, यानी जो प्राइस 2013 में थी उस प्राइस का क्या बनती है, 20% ज़्यादा बनती है। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार इन 2013, यानी किसी भी कार को हायर करने के लिए जो 2013 में रेंट था, ये जो भी कॉस्ट थी वो हमने बतानी है क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा। तो हमारे पास लिखा हुआ है आंसर में लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार इन 2013, यानी 2013 में कार हायर करने की जो कॉस्ट थी वो हमारे पास एक्स थी। अब हमें नहीं मालूम कि वो एक्स क्या है, वो हम एक्स मालूम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब जो कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे, यानी हम यहाँ पे ये करेंगे कि x का 20% इंक्रीज करेंगे, यानी ये याद रख लें कि ये जो मैंने लिखा हुआ है 1 + 20%, इसका मतलब है ये इंक्रीज हो रहा है किसका, x का, यानी x का इंक्रीज होने के बाद आंसर आ रहा है 264, यानी x को ये हमारे पास 2013 में अमाउंट थी, उसको जब हमने 20% इंक्रीज किया। डियर स्टूडेंट्स 1 + 20% का मतलब है कि 20% ये इंक्रीज हो रहा है उस अमाउंट के अंदर जो 2013 में थी, तो उस अमाउंट से इंक्रीज होकर 264 आ गया। तो अब यहाँ से आगे हमने कैलकुलेशन क्या करनी है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे जो 20% लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली 20% जो है ये बराबर होता है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इसको 20 डिवाइडेड बाय 100 लिख दें
तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 0.20 के। तो ये हमारे पास है जी आंसर कि अगर हमारे पास 20% हो तो वो ये बनता है। अब जब 1 में आप 0.20 ऐड करोगे तो आंसर आपके पास 1.20 x इज इक्वल टू 264 आ जाएगा। अगले स्टेप में देखिए आप लोगों ने क्या करना है, 1.20 को नीचे ले जाके डिवाइड करना है। नाउ 264 इज डिवाइडेड बाय 1.20, देन द आंसर विल बी 220। तो इसका मतलब है 2013 में जो कॉस्ट थी कार हायर करने की वो क्या थी, एक्चुअली 220 रुपीज़ थी। तो उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज़ का ये फार्मूला जो है, ये परसेंटेज इंक्रीज़ होती है, तो इसको आपने याद रखना है। तो जस्ट ये पॉइंट इस्तेमाल करेंगे और आपका जो आंसर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट डी पार्ट, कि डी पार्ट में उसने क्या पूछा है और उस डी पार्ट को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। जी, द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार इन 2013 वाज 220। नेक्स्ट डी पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेयर सेंट्रल टेंडेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे ना वो थ्योरी भी दे रहे हैं। किसी के हाथ में जब पेपर आता है तो वो डेफिनेशंस भी बीच में डाल देते हैं, मतलब उसके से जो डेफिनेशन बन पड़ती है वो डाल देता है पेपर में। तो इसलिए डेफिनेशंस आपने बहुत सारी चीज़ों की, बिलखसूस जो स्टेटिस्टिक्स है ना, तो स्टेटिस्टिक्स के हवाले से उसकी जो डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको आपने लाजमी तैयार करना है, क्योंकि डेफिनेशन जो भी पूछ रहा है वो स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन पूछ रहा है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन वो डिस्कस नहीं कर रहा। तो उसी हवाले से हमारे पास यहाँ पे उसने पूछा हुआ है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल टेंडेंसी का जो ताल्लुक है वो स्टैटिस्टिक्स के साथ है, जिनको हम मीन, मीडियन, मॉड, रेंज और ये सारा कुछ कहते हैं। तो ये सारा हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं। तो कहते हैं कि स्टेट इट्स टाइप्स, आपने एक तो सेंट्रल टेंडेंसी को बयान करना है और दूसरा उसको जो टाइप्स हैं वो भी आपने बतानी है। तो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख दी हुई है, मैंने इसकी डेफिनेशंस लिख दी हुई हैं। बेशक आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में नोट कर लीजिएगा और इस पॉइंट को आपने देख लेना है। मैं यहाँ पे आपको जस्ट पढ़ के दिखा रहा हूँ कि मतलब ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अ सेंटर और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू that attempts to describe a set of data by identifying the central position। यानी ये डाटा की जो सेंट्रल पोजीशन होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है विद इन दैट सेट ऑफ डाटा, जो कि उस डाटा के अंदर मौजूद होता है। एज सच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर समटाइम्स कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन। तो सेंट्रल टेंडेंसी को कभी कभी सेंट्रल लोकेशन का नाम भी दिया जाता है। दे आर आल्सो क्लास्ड एज समरी स्टैटिस्टिक्स, यानी यहाँ पे ये समरी स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बयान की जाती है। और यहाँ पे नेक्स्ट लिखता है द मीन ऑफन कॉल्ड द एवरेज, यानी जो एवरेज है जिसको हम मीन कहते हैं, इज मोस्ट लाइक द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी ये एवरेज इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये जल्दी से कैलकुलेट हो जाती है, दूसरा हर शख्स कैलकुलेट कर भी सकता है, तीसरा ये मीन जो होती है बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू होती है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो ये मीन को प्रेफर किया जाता है। वैसे तो और भी है, दैट यू आर मोस्ट फेमिलियर विद, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा मतलब वाकफियत रखते हैं, जो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पता है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं। बट देयर आर अदर्स सच एज द मीडियन एंड द मॉड, यानी कुछ और सेंट्रल टेंडेंसीज भी हैं, जैसा कि हमारे पास मीडियन हो जाए या क्या हो जाए, मॉड हो जाए। इसी तरीके से अब अगला पैराग्राफ जो वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है द मीन, मीडियन, मॉड आर वैलिड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट अंडर डिफरेंट कंडीशंस सम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकम मोर appropriate to use than other. In the following section we will discuss the mean, median and mode and learn how to calculate them, understand the condition that they are most appropriate to be used. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आपको ये जो हम मेथड सीखते हैं
तो उसमें हम बताते हैं कि मतलब किस तरीके से मीन, मीडियन और मॉड जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन को याद रखना है, और जो कि उसने कहा है कि इसकी टाइप्स बताएं, तो टाइप्स हमने बता दी। इसकी 3 4 टाइप्स हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। वैसे और भी हैं, क्वार्टाइल्स भी हैं, डेसाइल्स भी हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसीज कहलाती हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो मीन, मीडियन, मॉड हम जो है वो आम हालात में इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डी पार्ट, और मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो, इसको लिखने में आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काविश देख ली, जो मेरी तरफ से कोशिश थी वो आप लोगों ने देख ली। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, और इसका जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फेसबुक पे, अपने जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं इसका शेयर कीजिएगा, ताकि आपको जो है वो इसको मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।